आज हम टॉपर्स की कॉपी डिस्कस करने जा रहे हैं। आप देख रहे हो ये फर्स्ट रैंक आदित्य श्रीवास्तव और सिक्स्थ रैंक सृष्टि डबास विजन अभ्यास की कॉपी है मेंस की। जो भी स्टूडेंट अभी आंसर राइटिंग कर रहे हैं उनको टॉपर्स की कॉपी ज़रूर देखनी चाहिए। उनके लिए ये किसी गोल्ड माइन से कम नहीं है। आपको इससे आइडिया लग जाता है टॉपर्स कैसे क्वेश्चन हैंडल करते हैं, कैसे सोचते हैं। अब आपके सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। इसके अंदर आप पाएंगे कि इस क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन को आप 3 से 4 पार्ट में तोड़ सकते हैं। सबसे पहले इंट्रो आपको लिखना ही लिखना है और सबसे लास्ट में कंक्लूजन आपको लिखना ही लिखना है। उसके बीच में 2 या 3 सब हेडिंग्स आ जाएंगी जो क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार होंगी। अब यहाँ पे जो सब हेडिंग्स हैं, जैसे सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द आइडियल्स एंड इमोशंस ऑफ द सोसाइटी। ये बता रहा है कि जो ट्रेडिशनल थिएटर्स फॉर्म हैं वो क्या करते हैं, इंडिया की जो आइडियल्स एंड इमोशंस ऑफ द सोसाइटी हैं उनको रिफ्लेक्ट करते हैं। ये बात है इंडिया की हो रही है, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन पे इंडिया पे ही फोकस करना है। एंड एन इंडिविजुअल्स रोल इन द कम्युनिटी। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है कि इंडिविजुअल रोल इन कम्युनिटी, ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में क्या है इसके कि ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द आइडियल एंड इमोशंस। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स होते क्या हैं, सबसे बेसिक नॉलेज। जब तक ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स नहीं पता होगा हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएंगे। फिर उसके बाद में हमें पता होना चाहिए कि आइडियल्स क्या क्या हो सकते हैं, इमोशंस क्या क्या हो सकते हैं। अगर हमारे पास ये 3 चीज़ें हैं बिल्कुल कॉमन, इसमें मेन है आइडियल्स, इमोशंस, सोसाइटी और ट्रेडिशनल थिएटर्स। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल थिएटर क्या होता है, आइडियल्स क्या हो सकते हैं, इमोशंस क्या हो सकते हैं और सोसाइटी क्या हो सकती है। ये कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन बहुत से बच्चे इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं और अच्छे से समझ ना होने की वजह से पता ही नहीं चलता। जैसे इमोशंस क्या हो सकता है, लव हो सकता है, हेट हो सकता है, किसी की एम्पैथी हो सकती है, जो इमोशंस हम दर्शाते हैं, जो एक बच्चा दर्शाता है, तो यहाँ पे इमोशंस हो सकते हैं। आदर्श क्या हो सकते हैं, भगवान राम हो सकते हैं, श्री कृष्ण हो सकता है, बुद्धा हो सकता है, जो भी मम्मी पापा हो सकते हैं, जिसको भी हम आदर्श मानते हैं। आदर्श कुछ भी हो सकता है जो हमें अच्छाई की ओर ले चले। और ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स, ये हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या है ट्रेडिशनल। जैसे जो थिएटर्स होते हैं, मान लो रंगमंच जिस पे किसी भी कला को प्रदर्शित किया जाता है और जो परंपरागत है, काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। अगर ये 4-5 चीज़ें हमें पता है और डिस्कस करना है विद एग्जाम्पल, बस यहाँ पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। किसी को ये चीज़ें पता है। अब आपको लिखना कैसे है, सबसे पहले इंट्रो करना है। तो इंट्रो में जो फर्स्ट रैंक है इन्होंने करंट अफेयर से दे दिया, क्योंकि हाल फिलहाल में रामलीला, मोदेटू, इनको कभी भी यूनेस्को में शामिल किया गया है, या तो यहाँ से लिख दिया कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है। ठीक है, क्योंकि इनका इम्पोर्टेंस क्या है। अब जो 6 रैंकर है सृष्टि डबास, उन्होंने हिस्टोरिकल आस्पेक्ट दे दिया कि जोगी मारा की जो गुफाएं छत्तीसगढ़ में हैं उनमें ये ट्रेडिशनल थिएटर मिलते हैं। अब उसके बाद में सेकंड लाइन पे आते हैं जो इनकी हेडिंग है कि क्या आइडियल्स एंड इमोशंस ऑफ सोसाइटी। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि आइडियल्स क्या होते हैं, इमोशंस क्या होते हैं। तो आइडियल भगवान श्री राम हो सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण हो सकते हैं, अपने माता पिता हो सकते हैं, गुरुजन हो सकते हैं। ये सब हमारे लिए आदर्श के रूप में होते हैं। और इमोशंस, लव हो सकता है, हेट हो सकती है, लेकिन हमें नेगेटिव इमोशंस से बचना है। जनरली हमें पॉजिटिव ही आइडियल्स यूज़ लेने हैं और पॉजिटिव ही इमोशंस यूज़ लेने हैं। किसी के नेगेटिव आइडियल्स भी हो सकते हैं, बट उनको अपने को आंसर्स में नहीं शो करना है। तो यहाँ पे अब आप देखो कि दोनों की, फर्स्ट ने जो हेडिंग डाली उसमें दोनों को एक साथ डाल दिया, आइडियल्स एंड इमोशंस। फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे जो सृष्टि डबास है उन्होंने सिर्फ आइडियल्स को ही एक अलग हेडिंग बनाई है और इमोशंस के लिए एक अलग हेडिंग बनाई है। यहाँ पे आइडियल्स लिखे गए हैं और यहाँ पे इमोशंस लिखे गए हैं। उसके बाद में इंडिविजुअल रोल इन कम्युनिटी, ये थर्ड हेडिंग हो गई। अब एग्जामिनर को समझने में बहुत आसान रहेगा कि इसको क्वेश्चन पे अच्छे से पकड़ है, कमांड है, और उसके बाद में ये इंट्रो, नहीं सॉरी, कंक्लूजन। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो फर्स्ट रैंकर है उसका सेम है
कि लव इमोशंस ये सारे एक साइड में कर दिए, ये पैरेलल चल रहे हैं, आदर्श और उसके साथ इमोशंस। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे इमोशंस लिखा गया है, ये आइडल लिखा गया है, ये आइडल लिखा गया है, इमोशंस लिखा गया है। यहाँ पे ये इमोशंस हो गए, राजसिक, तामसिक और सात्विक, ये इमोशंस हो गए। अब ये इंडिविजुअल रोल, अब यहाँ पे इंडिविजुअल्स के जो रोल है उनको बता दिया गया है कि सोसाइटी में एक इंडिविजुअल्स का क्या रोल होना चाहिए। और फाइनली कंक्लूजन। तो आप देख पा रहे हो ये दिखने में काफ़ी टफ क्वेश्चन है, लेकिन जब आप इसको तोड़ लेते हो, इसको समझ लेते हो, उसके बाद में इसको लिखना बहुत आसान है। और ये दोनों का अलग अलग है, कॉन्टेक्स्ट अलग है, कंटेंट अलग है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो कि कुछ चीज़ें कॉमन है और पैटर्न कॉमन है जिसके ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि जो सांची का स्तूप है कि ऐतिहासिक और स्थापत्य कला संबंधी महत्व का विवरण दीजिए। प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ द हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस ऑफ द सांची स्तूप। आल्सो डिस्कस हाउ इट इंस्पायर्ड द फ्यूचर आर्किटेक्चर इन इंडिया। अब ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो ऐतिहासिक है, सांची के स्तूप के ऐतिहासिक स्थापत्य कला संबंधी महत्व, तो इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस सबसे पहले क्या है, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। उसके बाद में क्या है कि भविष्य की स्थापत्य कला को किस प्रकार प्रेरित किया, तो इसका जब ये बन गया था उसके बाद से इसने आने वाले टाइम में कैसे आर्ट्स को इफ़ेक्ट किया, इंस्पायर किया। अब आपके पास ये दोनों जो आपको क्वेश्चन की डिमांड है वो समझ में आ गई है, ठीक है। अभी इन्होंने सबसे पहले जो टॉपर्स ने क्या किया, इन्होंने बताया कि सांची का स्तूप का जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये आइडिया ऑफ बुद्धिज्म, आइडियल्स ऑफ, तो यहाँ पे ये दोनों का बुद्धिस्ट से, ये देखिए फर्स्ट रैंक और सिक्स्थ रैंक दोनों ने ही इसको बुद्धिस्ट से कनेक्ट किया है, क्योंकि एक्चुअली वही है, जो स्तूप बनाते थे वो बुद्धिस्ट कला का है, और इसमें जो महात्मा बुद्ध के जो अवशेष थे उनके ऊपर ये बनाया जाता था। अब यहाँ पे बता दिया इसका इम्पोर्टेंस हिस्टोरिकल, ये आप देख पा रहे हो जो भी पॉइंट्स फॉर्म में है, गुप्ता पीरियड उसके, लेकिन इसके बाद में जो भी पीरियड्स आए हैं उसको कैसे प्रभावित किया, ये इनकी आप हेडिंग देखिए, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। उसके बाद में आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस, ये आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस, एक ही इसका मीनिंग होता है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। ये आप वर्ड्स को गहराई से देखिए कि टॉपर्स कैसे वर्ड्स यूज करते हैं। ये सिग्निफिकेंस, महत्व, इम्पोर्टेंस, इन दोनों का जब आप हिंदी में देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम सेंस निकल के आएगा। और कैसे ये हेडिंग्स हो गई, ये इसके बाद में 2-3 पॉइंट्स में आप इसको समझा दो, उसके बाद में सेकंड हेडिंग्स, फिर उसके बाद में उसको आप थोड़ा 2-3 पॉइंट्स में अच्छे से व्याख्या कर दो। और ये देखिए इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर आर्किटेक्चर, ये दोनों की सेम हेडिंग है, और उसके बाद में 4-5 पॉइंट्स इसमें लिख के और आंसर का ये कंक्लूजन ज़रूर देना है, कुछ भी हो या ना हो, ये तो लिखना ही लिखना है। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये देखिए, अब कुछ लोगों को लगता होगा कि हम जीएस में जो हमारे स्लोगन्स वगैरह हैं, जो पोइम्स है, क्या उनका यूज कर सकते हैं। इसका ये बेहतरीन एग्जाम्पल है, जो सृष्टि डबास, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये क्वेश्चन जो हमारे प्रसिद्ध क्रांतिकारी, जो विचारधारा के एक अग्रगामी है भगत सिंह जी, उनके बारे में लिखा गया है। और आप देख पा रहे हो कि उन्होंने पूछा है कि भगत सिंह ने क्रांतिकारी विचारधारा, क्रांतिक लक्ष्यों और क्रांतिकारी संघर्ष के रूपों के संदर्भ में एक वास्तविक दृष्टिकोण प्रदान किया। तो अपने को सबसे पहले जो भगत सिंह है उनकी विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। क्रांति के लक्ष्य, क्रांति संघर्ष के रूप, यहाँ पे क्वेश्चन में 3 पॉइंट है कि क्रांतिकारी विचारधारा, क्रांति के लक्ष्य और क्रांति संघर्ष के रूप। इसके जो क्वेश्चन है सारा इसके इर्द गिर्द घूमना चाहिए। अब ये दोनों ने इन्होंने स्टार्ट किया भगत सिंह इम्पोर्टेंस ये इनका जो बोर्न वगैरह है वहाँ से लेकर जन्म से, और जो
ये शहीद हुए थे 1931 तक। यहाँ से इंट्रो स्टार्ट कर दिया। इनका जो फेमस जो सरफरोशी की तमन्ना, ये फेमस जो स्लोगन कह लो, नारा है, यहाँ से स्टार्ट किया। फिर इसके बाद में ये देखिए, ये सेम हेडिंग रहेंगी यहाँ पे कि रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी, क्रांतिकारी विचारधारा। गोल्स ऑफ रिवोल्यूशन, ये गोल्स ऑफ रिवोल्यूशन, ये फिर सेम हेडिंग रहेंगी दोनों की। और उसके बाद में जो नीचे वाला है फॉर्म्स ऑफ रिवोल्यूशन स्ट्रगल, ये यहाँ पे। और उसके बाद में जो इनको तीन ये आ गया ना, फॉर्म्स ऑफ रिवोल्यूशन स्ट्रगल, और फाइनली इसका निष्कर्ष, कंक्लूजन। यहाँ पे इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ, और इसके बाद में जो कंक्लूजन दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन 4th। आप इसी तरीके से आप देख पाओगे कि सभी क्वेश्चन में सेम पैटर्न फॉलो किया गया है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन समझ के उसको टुकड़ों में तोड़ लेना है। और क्वेश्चंस के जब आपके पास छोटे छोटे अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं, मतलब पार्ट हो जाते हैं, पार्टीशंस, और उनके बाद में एक एक पार्टीशन को बिल्कुल बेसिक समझ के साथ लिख देना है, और आपका एक परफेक्ट आंसर इससे तैयार होके आएगा। आप कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए, ये देख लीजिए, यहाँ से कोटेशन से स्टार्ट कर दिया है, बिल्कुल बेसिक। जैसे ही आपको बेसिक समझ में आएगा, वहाँ पे बेसिक नॉलेज सबके पास होती है, और उसको लिखा जाए और अच्छे मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हमें बेसिक समझ में ही प्रॉब्लम होती है। हमें बेसिक समझ का पता नहीं होता है, थिएटर्स का पता नहीं होता है, इमोशंस का। तो अगर वहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, उसके बाद में क्वेश्चंस को सोल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, वो तो लाइन से हट जाता है। यह पूरी जो पेपर है वो आपकी नज़रों के सामने है। मैं आगे के क्वेश्चन भी सोल्व करके डालूँगा पूरे, लेकिन ये आपके लिए एक बार रेफरेंस के रूप में, जो अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, ये देखिए कैसे आपको कैपिटल में यूज कैसे करना है, और जो आंसर्स के फॉर्मेट्स हैं वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि किस फॉर्मेट्स में टॉपर्स कैसे लिखते हैं। ये सिमिलर कॉपियाँ हैं, सेम क्वेश्चंस हैं, और सेम हेडिंग के आंसर के साथ कैसे फिनिश करते हैं। आप एक चीज़ महसूस करेंगे कि दोनों का कंटेंट सेम है, कंटेंट दोनों का अलग है, बट फिर भी जो आंसर क्वालिटी है, आंसर में जो मार्क्स गेन करने की जो क्षमता है, वो दोनों ही आंसर में सेम है। ये चाहे ज्योग्राफी का हो, मैपिंग का यूज करना हो, चाहे करंट अफेयर्स का यूज करना हो, और बेस्ट एग्जाम्पल्स के साथ, या पूरा पेपर देखिए। यहाँ पे एक बार आप खुद से लिखने का ट्राई कीजिए। जैसे आप खुद से लिखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं। जैसे आप बेसिक चीज़ें सोच पाने में आपको टाइम लग जाएगा। जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है वो यही होती है कि हम ज़्यादा नॉलेज होता है, डिसाइड नहीं कर पाते हैं। कभी कभी तो लगता नहीं कि इतना आसान आंसर हो सकता है क्या। सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि हम बिल्कुल बेसिक चीज़ों का आंसर नहीं मानते हैं कि इतना ही जी, ये सब लिखने की चीज़ें नहीं होती हैं। हमें कुछ तगड़ा करना होता है कि नहीं। जब आप देख रहे हो कि सारे टॉपर्स बहुत ही बिल्कुल बेसिक लिख रहे हैं, इतना आप सभी को आता है, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के दौरान इतना हम पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमको लगता नहीं कुछ खास लिखना होता है मेंस में। पता नहीं टॉपर्स क्या लिख के आते हैं। तो इस भ्रांति को दूर करने के लिए कि टॉपर्स क्या लिख के आते हैं, वो मैं आपके सामने ये दोनों कॉपियाँ एक साथ आपको दिखाई जा रही हैं कि टॉपर्स भी वही नॉर्मल स्लोगन्स लिख के आ रहे हैं। नॉर्मल ये जो होता है स्टेटमेंट्स हैं, बेसिक नॉलेज का यूज करके। और जो हेडिंग्स तो आपको क्वेश्चन पेपर में मिल ही जाती है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हेडिंग बनेंगी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। उसी के इर्द गिर्द आपको पूरा जो आंसर है वो लिखना होता है। या बिल्कुल देखो कैसे एकदम सेम मैप यूज करके, और आप इन पूरे क्वेश्चंस को देखिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम आपको पर्सनल गाइडेंस भी प्रोवाइड करवाएंगे।
अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हम सर लिख ही नहीं पा रहे, तो जो बेसिक भी नहीं लिख पा रहा है उसको उसकी बेसिक क्लासेस ली जाएंगी। उनको बिल्कुल बताया जाएगा कैसे जो आपके पास मिनिमम नॉलेज है उसी का यूटिलाइज करके मैक्सिमम आउटपुट कैसे दिया जाए। आप कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए, उसके अंदर ज़्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, बिल्कुल बेसिक नॉलेज से आप बेसिक आंसर लिखो, वही आंसर आपका बेस्ट आंसर बन जाता है। जैसे आप क्रिकेट में देखते हैं विराट कोहली बिल्कुल बेसिक शॉट लगाता है, वो कभी भी उठपटांग शॉट्स नहीं लगाता, बिल्कुल ट्रेडिशनल शॉट्स खेलता है, फिर भी वो नंबर 1 है। और जो प्लेयर हैं जो इधर उधर ट्राई करते हैं कि उनका आपको पता ही है। तो सेम ही यूपीएससी पे अप्लाई होता है, जो बिल्कुल बेसिक बेसिक लिख के आ जा रहा है, बिल्कुल उसके मार्क्स ज़्यादा भी आते हैं, पेपर भी कंप्लीट कर पाता है, बजाय उसके जो कुछ नया ट्राई करने की सोचता है। नया इन द सेंस कि कुछ टफ ट्राई करने की सोचता है, जो बेसिक सेट के हो, वो एग्जामिनर को भी समझ में नहीं आता और ख़ुद को भी समझ में नहीं आता कि इसमें लिखा क्या है। बस हम इसलिए आप बेसिक से जुड़े रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट काम है जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़िए, और क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने के बाद उसी की हेडिंग बनाइए और उनमें जो बिल्कुल हेडिंग्स को तोड़ दीजिए। तोड़ने के बाद आपको हर हेडिंग में 3 से 4 लाइनें ज़रूर आती होंगी, 3 से 4 पॉइंट ज़रूर आते होंगे। तो 3-4 पॉइंट इतनी स्टडी करने के बाद बिल्कुल बेसिक वाले पॉइंट तो बिल्कुल मत छोड़िए, जो बिल्कुल बेसिक पॉइंट है वो तो लिख ही दीजिए, और बेसिक पॉइंट से ही अपना काम हो जाएगा। और उससे जो एक होता है ना कि टेस्ट सीरीज से बचने की प्रवृत्ति होती है, नहीं पेपर लगाएंगे अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो वो टेंडेंसी भी दूर हो जाएगी। ये पूरी कॉपी कंप्लीट हो गई है।